हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसए की फ्रेमिंग को। मैंने आपको एसए की 4 क्लासेस दे दी हैं, उसमें से 2 फुल एसए, एक एग्रीकल्चर पे किसानों की समस्याओं पे और दूसरा महाकुंभ पे। और हाँ, 3 एसए मैंने आपको दे दिए हैं और तीसरा जो है ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पे। 3 के तीनों एसए मैंने लिख के दे दिए हैं। इसके अलावा 2 क्लास मैंने आपको दी थी कविता, कहानी, एनेक्डोट, शेर व शायरी, उन सब की जो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो वो टोटल 5 वीडियोस हैं, आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देख लो। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी मैंने ये बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेम करा दूंगा। फ्रेम मतलब आप क्या क्या उनमें लिख सकते हो, क्या क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे आपको करनी, कैसे क्या करना, ठीक है। तो जैसे विदेश नीति का उसमें एक ऐसे आएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बदलते परिदृश्य में भारत बांग्लादेश संबंध। तो बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है और पाकिस्तान के साथ भी बहुत हुआ इधर कुछ। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि उस पर हमने ऐसे जो कराया है ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद वाला, उसमें वो सारे डायमेंशन हमने कवर कर दिए हैं। अभी आपको ट्रेड वार पे एक आ सकता है इंटरनेशनल मतलब पॉलिटिक्स में, और दूसरे ये बदलते परिदृश्य में भारत बांग्लादेश संबंध, या फिर डायरेक्ट भी ये नहीं आएगा तो भारत बांग्लादेश संबंध आएगा। तो आप भारत बांग्लादेश संबंधों में क्या लिख सकते हो वो मैं आपको फ्रेमिंग कराऊंगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है कि अब शेख हसीना एसाइलम लेकर के भारत में रह रही हैं, तो और वहाँ पे जो सरकार है उसको लेजिटिमेसी नहीं प्राप्त है, मतलब वैधता नहीं प्राप्त है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये लिख दिया, जॉन लॉक जो थे, एक आपको पता है थिंकर हैं, उन्होंने शासन को वैधता आवश्यक या लोकप्रिय संपदा, उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार हो या कोई भी शासन हो, ठीक है, तो वो तभी तक दुनिया में मतलब उसको स्वीकार्यता प्राप्त होती है जब वो वैध हो, यानी कि उसको वैधता मिल गई हो। जैसे भारत की सरकार है, उसको वैधता कहाँ से मिली हुई है? भारत के संविधान से मिली हुई है। तो वो शासन को वैधता मिलती है, या फिर उसके अलावा अगर वैधता नहीं है तो फिर लोकप्रिय संप्रभुता हो। बांग्लादेश में दोनों चीज़ें नहीं है। मोहम्मद यूनुस खान जो हैं, ना तो उनको वैधता प्राप्त है ना ही लोकप्रियता प्राप्त है। मतलब ये एक ऐसे जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा तो जब आप ये चीज़ दिखा रहे होगे कि वहाँ पे शासन व्यवस्था जो है लचर पचर हो गई, तो उसमें आप जॉन लॉक को कोट कर देना, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी कुछ मुद्दे हैं, शेख हसीना का जाना, जैसे वहाँ से गई तो वैधता इनकी समाप्त हो गई, फेयर इलेक्शन हुए नहीं, आर्थिक समृद्धि बहुत थी पहले बांग्लादेश में, ठीक है, और अब बाद में ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी आपको पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है इसमें। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है वो आप समझो। जैसे आपको लगभग 1 घंटे में एक ऐसे लिखना रहेगा, पर आप कोशिश करिएगा कि 10 मिनट हर ऐसे से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग उस पर करो और 45 मिनट में ऐसे लिख दो आप लोग, ठीक। 55 मिनट में ऐसे कंप्लीट हो जाए आपका। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। क्या करी कि पृष्ठभूमि संबंधों की ऐतिहासिक, तो सबसे पहले हमको पृष्ठभूमि बतानी है भारत बांग्लादेश संबंधों की। अब पृष्ठभूमि के में क्या आप बताओगे, तो जो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चला था वहाँ से बनने तक, तो जो भी चल रहा था बंग भंग, वो तो मुजीबुर रहमान ने जो शुरू किया था वो सब, और उसके बाद कैसे बना, भारत की क्या भूमिका थी, वो सब आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब 1-2 लाइन में। बदलाव से पूर्व से लेकर अब तक के संबंध बताने हैं, शेख हसीना के साथ कैसे थे, इनका नाम नहीं यूज करना है, इन सब चीज़ों में ऐसे डायरेक्ट बचिए क्योंकि भारत सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। अब आपको ये सब बता देना है थोड़ा सा। उसके बाद आप संबंधों में बदलाव दिखाओगे। अब बदलाव में क्या दिखाओगे, क्या, क्यों, क्या प्रभाव, ठीक। तो जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस जो अभी चीन में गए थे और चीन में उन्हें चिकन नेक पे भी बोल दिया कि चिकन नेक छोटा सा है, वही भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। तो उन सब का मतलब जैसे ये लेटेस्ट अपडेट वाली चीज़ें, इनको लिख के आना तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप अपडेट हो, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बोला। फिर P2P संबंध है, मतलब भारत और बांग्लादेश की जनता के बीच संबंध है, ठीक। भारत अब क्या कर रहा है, आगे क्या करना चाहिए, भारत की क्या आगे की रणनीति हो बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है। सार्क और बिम्स्टेक में ये चूंकि देश हैं, भारत के एक्ट ईस्ट नीति के तहत है। नेबरहुड फर्स्ट का जिक्र कर देना, यहाँ पे नहीं लिखा पर आप समझो जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट और आपका जो एक्ट ईस्ट, ये सब लिख के आना। गुजराल डॉक्ट्रिन, बिग ब्रदर सिंड्रोम, भारत के बारे में जो आरोप लगता था, ये सब चीज़ों को मतलब मिक्सअप करना वहाँ पे, तब अच्छा ये चलता है। जैसे और एक विदेश नीति पे हमेशा एक बात कही जाती है कि कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता, शत्रु नहीं होता, वो भी लिखना। और जैसे एक कहा जाता है कि एक कोट और आती है विदेश नीति से संबंधित, मैं भूल रहा हूँ अभी क्या कोट है, एक सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रही। मतलब वो कोट शायद कुछ ऐसे है कि विदेश नीति समझने के लिए
एक दशक भी काफ़ी है या कम पड़ जाता है, ऐसे कुछ था उसमें। मतलब मैं एग्जैक्ट याद भी मुझे याद आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक। उस तरह की आप लिख सकते हो। बाकी अब हम देखेंगे इसकी मतलब फ्रेमिंग कैसे आपको क्या करनी है। तो इंट्रो अगर देखें तो आप साझा इतिहास लिखना। अब साझा इतिहास है बांग्लादेश भारत का, क्योंकि ये सब पहले भारत के हिस्से हुआ करते थे। भाषा बांग्लादेश की भाषा और पश्चिम बंगाल की भाषा। संस्कृति, सामूहिक भविष्य भी है इनका। अब इसको हमें थोड़ा विस्तार दे देना है इन्हीं सब चीज़ों को, और उसके बाद क्या करना है, 5-6 प्रश्न खड़े करना और फिर उनका विस्तार करना है। बॉडी पार्ट में जैसे हम इंट्रो में ये सब चीज़ें बता देंगे, साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, सामूहिक भविष्य, फिर 5-6 प्रश्न खड़े करने। क्वेश्चन आप देखो, ऐसे अच्छा होता है जब आप कुछ क्वेश्चन खड़े करें और उस क्वेश्चन का जवाब देते जाएँ, तो उससे लिंकेज बनता है कि आखिर बांग्लादेश और भारत के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या हो सकता है, भारत की विदेश नीति यहाँ पर विफल हो गई, क्या मतलब बांग्लादेश में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह की मतलब प्रश्न खड़े करिए, फिर उनके जवाब दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। अब भारत बांग्लादेश के जो संबंध है उसमें क्या डायमेंशन आपको देने हैं और क्या क्या एग्जाम्पल डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जीएस के टाइप का ऐसे होता है यूपी पीसीएस में। यूपीएससी में थोड़ा फिलोसॉफिकल होता है, ठीक। तो हम देखेंगे, मैं आपको कराऊंगा फ्रेमिंग 2-3 एस्से की, और 1-2 एस्से भी और लिख के दे दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप भू राजनीतिक महत्व लिखोगे। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा क्या क्या फ्रेम करना है। भू राजनीतिक महत्व में नॉर्थ ईस्ट जो भारत का है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी है, अभी बस भी जाती है वहाँ से, और हमने ट्रेन भी शुरू कर दी है, ठीक है। वो जो अखौरा अगरतला रेल लिंक जाती है, ये सब का जिक्र कर देना। साउथ ईस्ट एशिया का ब्रिज है, तो साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कौन, बांग्लादेश। तो भू राजनीतिक महत्व में आप इतना चीज़ें लिख दोगे। रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के ही साथ है, 4096 किलोमीटर है। मिलान और संप्रीति नाम की एक्सरसाइज भारत करता है। एक्सरसाइज बोंगो सागर कर भारत की नेवी और बांग्लादेश की नेवी करती है, तो ये सब जिक्र करना। अब जैसे मैं कई सारे एग्जांपल्स बताए दे रहा हूँ एक एक, जैसे ये आपको नहीं भूलना है कि भू राजनीतिक महत्व, रक्षा, आर्थिक व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा पानी, आपको ये मेन हेडिंग नहीं भूलनी। लेकिन अंदर जो ये अंदर की ये सब चीज़ें हैं एग्जाम्पल वाली, इसमें से आपको 1-2 भी याद आ जाए तो लिख देना, अच्छा रहेगा, ठीक। आर्थिक और व्यापार निवेश में अगर देखें तो साउथ एशिया में भारत का जो है सबसे बड़ा पार्टनर है ये बांग्लादेश, ठीक है। तो और ये 14 बिलियन डॉलर का लगभग व्यापार होता है, ये आप याद रखेंगे। और 14 में से 12 बिलियन डॉलर भारत भेजता है और 2 बिलियन डॉलर मतलब बांग्लादेश भारत को भेजता है। तो भारत को एक तरह का सरप्लस प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे, साउथ एशिया में बांग्लादेश तो भारत का मतलब लार्जेस्ट पार्टनर है, लेकिन जो बांग्लादेश है उसका लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो भारत नहीं बल्कि चीन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। कनेक्टिविटी तो अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा विलास जो यान है वो भी आपको पता बांग्लादेश होकर के ही जाता है असम तक, ठीक है। और इसके अलावा अगौरा अगरतला रेल लिंक, ये मैंने अभी आपको बताया था। मैत्री एक्सप्रेस चलती है, 2017 में बंधन एक्सप्रेस चली थी, 22 में मिताली एक्सप्रेस चली थी। तो इनमें से जो भी ट्रेन वगैरह का नाम याद आ जाए लिख देना एग्जाम्पल में। ऊर्जा पानी की बात करें तो रूपपुर में परमाणु संयंत्र बांग्लादेश में लग रहा है, और भारत और रूस मिल करके इसको लगा रहे हैं, ठीक है। और ये बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र है। 2000 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट करता है भारत, किसको, बांग्लादेश को, ठीक। तो संबंधों के इतने आयाम हैं, ये आप इतना लिख दोगे, इतने एक दो जो भी एग्जाम्पल हैं वो डाल दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। अगर चुनौतियां लिखनी हो भारत बांग्लादेश संबंधों में तो आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता। तो आपको पता है बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि हिंदू, उनके खिलाफ बहुत हिंसा हो रही है, तो इसको आप लिख देना, ठीक है। आप हिंदू वगैरह मत लिखना, सीधे लिखना कि जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, उन पर जो हिंसाएँ हो रही हैं, ठीक है। भारत के घोषित प्रोजेक्ट का समय पर पूरा ना होना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जो है वो प्रोजेक्ट घोषित करता है लेकिन समय पर पूरा नहीं करता है। लंबी बॉर्डर है तो इससे अवैध घुसपैठ, तस्करी, जानवरों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, ये सब कहीं ना कहीं होती है, ठीक। अवैध प्रवासी की समस्या है रोहिंग्या वाली। तिपाई मुख्य डैम है बराक नदी पर, ठीक है। बांग्लादेश इस पर हमेशा आपत्ति जताता है, ये भी आप लिखना। तीस्ता नदी का विवाद चलता ही रहता है। बाकी चीन की जो डेट पॉलिसी है आपको पता ही है, बांग्लादेश को इस बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। तकनीक के मुद्दे पर सार्क सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है, तो ये सब आप लिख देना, ठीक है। तो चुनौती के हमने कितने मुद्दे देख लिए, चुनौतियों में बहुत सारे 7-8 पॉइंट लिख दिया। आपको जो भी 3-4-5 याद हैं उन डायमेंशन को एग्जाम्पल दे के लिख देना। आगे की राह क्या हो, मतलब ये भी आप सुझाओगे ना, आपको लगेगा जीएस का अंतर, जीएस का नहीं है। आप भाई यही तो सब सवाल उठाओगे कि हमारा इतिहास क्या रहा है, साझा इतिहास कैसे रहा है, ठीक। अभी संबंध क्यों खराब हो गए बदलते परिदृश्य में, तो क्यों बदला है, बांग्लादेश की रिजीम शिफ्ट हुई है।
ठीक, एक तरह से लोकतंत्र था, लोकतंत्र नहीं रह गया है, ये सब आपको लिखना है। और फिर अब मतलब भारत क्या कर रहा है, संबंध किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं और आगे क्या करना चाहिए, उसी को आगे की राह में दिखाया गया हमने। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले ये है कि जो नई सरकार बांग्लादेश में आई है, ठीक, मिलिट्री वाली जो सरकार है, उसके साथ संबंध बेहतर करे भारत। देखो, आपको एक ना एक दिन संबंध बेहतर करने ही होंगे। मान लो वहाँ सुधर ना ही हालत सुधरे तो आप क्या करोगे, आपको मजबूरी में बदलना पड़ेगा। जैसे अभी भारत के विदेश मंत्री ने, तालिबान को मान्यता नहीं भारत देता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात करी है तालिबान के विदेश मंत्री, क्योंकि ज़रूरत है। विदेश नीति जो है वो यथार्थवादी होती है, आदर्शवादी नहीं होती है। तो आप मतलब इन सब टर्म का यूज करा करिए कि यथार्थवादी विदेश नीति आदर्शवाद में काम नहीं चलता है। ठीक है, शेख हसीना को मानवता के आधार पर भारत ने असाइलम दिया, ये आपको जिक्र करना है। ठीक है, असाइलम से दोनों के संबंध नहीं खराब होने चाहिए। ठीक, साउथ एशिया का एकीकरण करना है भारत को ईयू की तर्ज पर, ये आप लिख के आइए। बांग्लादेश से बिना संबंध सुधरे आप साउथ एशिया का एकीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का जो मूल विचार है, यही मेन विचार था, यानी साउथ एशिया का जो एकीकरण होना, ये विचार मोहम्मद यूनुस का था, किसी और का नहीं था। ठीक, फिर है ये कुछ और पॉइंट है, P2P कनेक्शन को बढ़ाया जाए, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन। ठीक है, क्रिकेट वगैरह होता थे वो, उसको और बढ़ाया जाए। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे सरकार, इस पर भारत को जोर देना चाहिए। बांग्लादेश में फ्री फेयर चुनाव कराए जाएँ, ये सब आप लिखो। ठीक, भारत की सॉफ्ट पावर, तो बंगाल की तरह ही राष्ट्रगान, क्रिकेट, P2P संबंधी भारत की सॉफ्ट पावर है बांग्लादेश को लेकर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाए, जिसमें रेल, रोड, पोर्ट और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब निष्कर्ष आप कैसे बांधोगे? ठीक, तो निष्कर्ष में क्या है, पीएम मोदी जी ने एक संबोधन दिया था, भारत बांग्लादेश संबंध जो है वो एक सोनाली अध्याय है। सोनाली का मतलब होता है गोल्डन चैप्टर, तो सोनाली ये बंगाली वर्ड है। इसमें मोदी जी ने कहा था कि भारत बांग्लादेश के संबंध एक तरह के सोनाली अध्याय में से गुजर रहे हैं। तो इसको आप कोट करके आना है भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार। नेबरहुड फर्स्ट व गुजराल डॉक्ट्रिन के अनुरूप भारत को करना होगा, बिग ब्रदर सिंड्रोम से बचाना होगा। तो ये मोदी जी के कोट के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमने ये कुछ अलग से मतलब वो लिखा है, इसको आप जिक्र कर सकते हो। चाहो तो आप इस ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले हिस्से को आप छोड़ भी सकते हो। बदलता परिप्रेक्ष्य में आप बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आया था बांग्लादेश में, उसके बाद छात्रों ने आरक्षण को लेकर विवाद किया, तो 1971 के युद्ध के घर वालों के विरोध को लेकर, इसमें इन लोग को जो आरक्षण मिल रहा था उसके विरोध में। ठीक है, जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, ये सब आपको पता ही होगा। सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया। भारत, उसमें चीन और यूएसए की घुसपैठ ज़्यादा बढ़ गई, भारत केस प्रभावित होंगे। अब वो हम सब देख चुके, ऊपर राजनीतिक रूप से प्रतिकूल है। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन अच्छे नहीं है, रक्षा प्रभावित है, आर्थिक ट्रेड और ये सब, विदेश नीति, बांग्लादेश का पाकिस्तान से गठजोड़ हो रहा है, तो ये सब है। तो हमने मतलब जितनी पॉइंट्स आपको बताएं, अगर बांग्लादेश से रिलेटेड इससे आता है तो इतना अगर आपको दिमाग में रहेगा इतनी चीज़ें, तो इससे अच्छी फ्रेमिंग आपकी नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया आपका बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर। ठीक है, एक मैं फ्रेमिंग आपकी और करा देता हूँ ट्रेड वार पे। तो आज हम वो वाली देख ही रहे हैं, मतलब विश्व व्यवस्था वाली सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हमने थोड़ा अच्छे से मतलब फ्रेम किया है, तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रेड वार पे अगर देखें तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा ट्रैप लगाया है, तो आपसे पूछेगा भारत पर प्रभाव, ट्रेड वार, भारत पर प्रभाव एवं वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया, मतलब इस तरह का कुछ भी आए तो आप ये इसका जिक्र करना, ट्रेड वार, भारत पर प्रभाव, वैश्वीकरण से पीछे हटती दुनिया, या मतलब आपसे यही दे देगा वैश्वीकरण की बजाय कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में ट्रेड वार का महत्व, इस टाइप से मतलब जो भी रहे, तो आप क्या क्या लिखोगे आप समझो। तो फ्रेमिंग आपको कैसे करना, देखो, यूएसए जो है अमेरिका ने, उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, बदले में टैरिफ लगाना। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है बदले में टैरिफ लगाना, जैसे हमने आपके ऊपर लगाया तो आप हमारे ऊपर लगा दो, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, 1900, आप इसका थोड़ा सा इतिहास भी बता देना तो एग्जामिनर को लगेगा आपको अच्छा नॉलेज है। 1929 में जो महामंदी आई थी वैश्विक वाली, उसके कारण यूएसए ने यूरोप के सामान पर टैरिफ लगाया था, तब से ये रेसिप्रोकल टैरिफ की अवधारणा चलती आ रही है। ट्रेड वार की शुरुआत ट्रंप ने 2018 में ही कर दी थी, चाइना पर लगाया था, तब हालांकि भारत को इसने छूट दे दी थी, भारत पे नहीं लगाया था। ठीक, अमेरिका को टैक्स छूट के एवज में शुरू किया। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने मतलब उनके जो अपने अमेरिकन वोटर हैं उनको खुश करने के लिए तो उनकी इनकम टैक्स में छूट दिया, तो वो पैसा आएगा कहाँ से, तो उसके लिए उन्होंने दूसरे देशों के सामानों पर टैक्स लगा दिया। तो ये क्यों लगाया गया, क्योंकि उनको अपने वोटर को खुश करना था। WTO में यूएसए जज नहीं नियुक्त होने दे रहा है, ये भी आपको पता है। WTO में यूएसए जज नहीं नियुक्त होने दे रहा, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप इनके टैरिफ को वहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते। ठीक, ये सब चीज़ें आपको लिखना है।
ये हमने मतलब थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करी। अब हम देखें फर्स्ट पैरा इंट्रो में आप क्या लिखोगे। फर्स्ट पैरा इंट्रो होता है, उसमें आप क्या लिखोगे, आप ऐसे बनाना कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे घोषित करते हुए दुनिया के अधिकांश ट्रेडिंग पार्टनर पर रेसिप्रोकल टैरिफ आरोपित किया है। इस तरह से आप लिखना। प्रभाव क्या होता है, व्यापार में बाधा आएगी, असंतुलन होगा, विकृत होगा, व्यापारिक व्यवस्था आएगी। बांग्लादेश के बारे में एक कोट, बांग्लादेश से भी मैंने कराया तो वही याद है। अमेरिका के बारे में एक कोट चलती है कि अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अभी तो हालांकि बहुत चीज़ें बदल गई, लेकिन फिर भी अभी भी वो जुकाम भले ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तबीयत तो गड़बड़ हो ही जाती है, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हो। ठीक है, हालांकि बाद में उसको काउंटर कर देना, वरना अमेरिका लगेगा दुनिया में। ठीक, तो प्रभाव होगा व्यापार में बाधा, असंतुलन, विकृत व्यापारिक व्यवस्था, ये सब होगी। अब इससे क्या होगा, इससे व्यापार में कमी आएगी, वैश्वीकरण से पीछे हटने की प्रक्रिया होगी और अंततः मंदी में दुनिया को ढकेल सकती है। दुनिया में अंततः मंदी आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप इंट्रो में लिखोगे, फिर ये चीज़ जब आप बताओगे एक पैरे में, और फिर आप बताओगे ये कैसे दुनिया में वैश्वीकरण से दुनिया पीछे हट रही है। ठीक है, अब सेकंड पैरे पे आओगे और आप बताओगे ट्रेड वार आखिर है क्या, ये सब क्यों चल रहा है। तो ट्रेड वार क्या है ये बता दोगे, आपको पता ही है। विवैश्वीकरण क्या है, अब मैं ट्रेड वार भी समझाऊँ कि क्या है, एक दूसरे के सामानों पे कैसे टैरिफ लगते, तो मतलब अभी उतना समय नहीं, आप समझो क्या क्या आपको मतलब पॉइंट्स मेंशन करने। दूसरे पैरे में आओगे, ट्रेड वार के बारे में बता दोगे, विवैश्वीकरण के बारे में बता दोगे। विवैश्वीकरण होगा तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कम होगी, व्यापार कम होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। ठीक है, एफटीएस कम हो जाएंगे, आर्थिक मंदी बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, क्योंकि अभी दुनिया वैसी नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर दुनिया है, बहुध्रुवी दुनिया है। ठीक है, और इस तरह के जब ऐसे आए तो आप भारत के वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लिखो आप कंक्लूजन में। ठीक है, आप भारत की सर्वभौमत्व सुखना सर्वे संतु निरामया वाली बात को लिखें, ये सब चीज़ें लिखो। चाइना जो है 54%, अच्छा, चाइना पर टैरिफ लगाया है 54%। ठीक, खैर भारत पर प्रभाव अगर देखें तो क्या है, तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना कि भारत पे जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, कितना लगाया है, 26%। अब इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे वो हम देखें, और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो भी देखें। नेगेटिव इफेक्ट में क्या आएगा कि फार्मा सेक्टर जो भारत का है, ये खूब सारी दवाएँ, मतलब $9 बिलियन सस्ती दवाएँ भारत जो है वो अमेरिका को भेजता था, हालांकि अभी इस पर छूट है। तो ये भी याद रखना है कि अमेरिका में जो ये टैरिफ लगाया है तो अभी फार्मा सेक्टर को छूट दे रखी। ठीक, कृषि निर्यात कम हो जाएगा भारत का, यूएस से कृषि उत्पाद एवं डेयरी उत्पादों की डंपिंग हो सकती है, तो अमेरिका ही भारत में वापस भेज देगा ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहीं ना कहीं इंडिया जो है टैरिफ कम करेगा तो यूएस कार कंपनी से प्रतिस्पर्धा होगी, तो भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी जो है उनको घाटा हो सकता है। ठीक है, R&D भारत में हालांकि इससे बढ़ सकता है और अच्छी कारें, एक फ़ायदा भी इस तरह से होगा कि अमेरिका की कार कंपनियों से जब आपका मतलब प्रतिस्पर्धा होगी तो आप रिसर्च बढ़ाएंगी, यहाँ की कंपनियाँ अच्छी कारें बनाएंगी, ये सब रहेगा। फ़ायदे देखने हो अगर आपको तो टेक्सटाइल उद्योग होगा, तो जिसमें क्या होगा, मतलब वियतनाम, बांग्लादेश पर हाई टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो ये सब लोग भारत इनको मतलब निर्यात कर पाएगा। ठीक, व्यापार में विविधता आएगी, व्यापार में विविधता आएगी तो भारत में डंपिंग हो सकती है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा, आप याद रखेंगे, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पॉइंट है। ठीक, कि व्यापार में विविधता आएगी, तो एक ही मतलब आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन सब पे ज़्यादा टैरिफ लगाया तो भारत वहाँ पे अपना सामान भेज सकता है। ठीक है, और बाकी मतलब मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेंगे। अब आगे की राह में भारत क्या कर सकता है, तो सबसे पहले परिपक्व विदेश नीति व्यापार नीति का पालन करना होगा, तो परिपक्व विदेश व्यापार नीति का पालन करना होगा। चीन का प्रतिस्थापनापन्न भारत को बनना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आपको लिख के चले आना है। रियलिटी में तो आपको पता ही कि नहीं भारत बनने वाला है, वैसा माहौल नहीं है, अभी चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी आपको लिख के आना है कि ये सब हो रहा है वोकल फॉर लोकल, और अभी मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर द वर्ल्ड, ये बोल दिया है। ठीक, तो आत्मनिर्भर भारत फॉर वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आप लिख के आना, आत्मनिर्भर भारत विश्व के लिए। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। यूएसए के साथ द्विपक्षीय समझौते भारत को करने होंगे। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी लानी होगी। मेक इन इंडिया को आपदा में अवसर में बदलना होगा। ठीक है, मेक इन इंडिया को आपदा में अवसर में बदलना होगा। इंडिया जो है उसने एलपीजी तो 1991 में शुरू कर दिया था, अब एलपीजी 2.0 की ज़रूरत है। अब एलपीजी के मतलब क्या था कि वही सब छूट वगैरह दी गई थी, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ था। इसमें आपको क्वालिटी अपने सामानों की बढ़ानी पड़ेगी, पॉलिसी मेकिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी होंगी। इसके अलावा आप परसुएशन भी कर सकते हो, मतलब परसुएशन आप सबने एथिक में पढ़ा होगा, समझाना होगा अमेरिका को, ट्रंप को, कि इंडिया घाटा झेलता है चाइना से, तो ये से भी क्यों नहीं झेल सकता है, ये ऐसा बोला जाए। ठीक है, ऐसा ही मतलब समझाओ कि मतलब चाइना के मामले में भारत को होता है नुकसान,
तो भारत के मामले में थोड़ा सा अमेरिका भी झेल रही है, इस तरह से मतलब अनुनयन करना होगा। छठा पॉइंट एक और है आपका कि अन्य देशों से व्यापार FTA वगैरह भारत को बढ़ाना होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप लिख दोगे। तो हम इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष की अगर बात करें तो आप लिखोगे कि भारतीय विदेश व्यापार नीति के लिटमस का समय है, यानी कि ये जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है, तो बदलते वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, या फिर आप लिखोगे कि निष्कर्षतः या वस्तुतः हम कह सकते हैं कि बदलता आर्थिक परिदृश्य एवं ट्रेड वार के पृष्ठभूमि में यह भारतीय विदेश व्यापार नीति के लिटमस टेस्ट का समय है। इस तरह से आप वर्ड यूज करना तो अच्छा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ऑटोमोबाइल तक, सर्विस क्षेत्र से लेकर के एग्रीकल्चर तक हर जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा। नवाचार, निवेश और व्यापार में संभावनाएं मौजूद हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत USA भविष्य के साथ भविष्य की रूपरेखा तैयार करें मिलकर के, मतलब ऐसे करके आप थोड़ा पॉजिटिव वे में इस कंक्लूजन को, मतलब इस वाले एस्से को कंप्लीट कर देना। ठीक, तो हमने आज 2 एस्से देख लिए विदेश नीति वाले। कौन से देख लिए? एक तो ये ट्रेड वार टैरिफ वगैरह वाला, ठीक है, और दूसरा बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर। ठीक है, पाकिस्तान वाला हमने जो आपको कराया है, अब वो वाला ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद वाला वो नहीं देखा है तो देख लो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एस्से के, तो वहाँ से आप जा करके बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको पता है 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल हो गए हैं, तो अगला मैं जो आपको एस्से की फ्रेमिंग कराऊंगा तो स्वच्छ भारत मिशन पे करा दूंगा, इस पे आ सकता है। और एक विकसित भारत, ये खासकर भारत में चल रहा है, आपको पता है कि मोदी जी ने जो बोला है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, तो विकसित भारत की वास्तविकता क्या है और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, एक इस पर मैं फ्रेम करा दूंगा और दूसरा इस पे, किस पे, स्वच्छ भारत मिशन पे। तो मिलते हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा और मुझे ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए बाकी के फ्रेमिंग वाले, क्योंकि मैंने फ्रेमिंग पे ये पहला ही वीडियो बनाया है, उसके अलावा मैंने आपको 3 ऐसे ही लिख करके दे दिए हैं। ठीक, तो आप मैंने फ्रेमिंग की आज वाला वीडियो, एक और आएगा वो 2 वीडियो देख लो, उसके बाद बाकी जो 3 ऐसे कराए वो कर लो, एनेक्डोट वगैरह जो शेर व शायरी कविता वाली जो वीडियो दी वो कर लो, आपका ऐसे लगभग आप अच्छा लिख लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।